परफेक्ट पेरेंट बनना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को हर दिन हर हफ्ते इम्प्रूव करना, हम मतलब स्ट्राइव करें एक बेटर पेरेंट बनने के लिए, वो सबसे जरूरी है। ये क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज होल पेरेंटिंग मूल मंत्र। मैं बॉस भी नहीं हूँ अपने बच्चे का कि मेरे बच्चा हर बात माने, और मैं सर्वेंट भी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ अपने बच्चे के लिए करता रहूं। तो मैं एक गाइड हूँ। तो इट्स लाइक मेरा दिमाग धीरे धीरे से खुल रहा है। इट्स लाइक ओह माय गॉड, आई कैन डू एक्स वाई। इवन मी एज अ पेरेंट, एज अ मदर, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं और मैं अभी भी करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ बच्चों के लिए एडवाइस नहीं है। मतलब मैं टीम मैनेजर हूँ तो मैं तो ये पूरे टीम पे अपने ट्राई करूंगी। Hi everyone, welcome to our podcast with Char Vibes. मैं नोएल, मैं रश्मिता और मैं प्रियंका। Let's put together good vibes onto the world. Hello and welcome to the brand new episode of Which Are Vibes. Our today's guest is Ambika. Ambika, thank you for being here and agreeing to answer all our questions about parenting. So, The how, pleasure is all mine. how are you doing today? I'm doing really well. How are you? I'm doing also fine. So, before we begin, I want to share a story. When I was pregnant, somewhere around 3, 4 months in it, I had a sharp fear, thinking about what kind of parent I'm going to be. And so I think I started searching about all these questions that I had. Then I found you. And I'm so glad that I found you because all things you mentioned and you teach everyone. I really felt like I knew what to do, what's coming, and I knew what to do. I mean, spoiler alert, reality works a little bit different, but at least I felt like I had a blueprint of in this situation I need to act in this way, and that gave me confidence to be a parent and what's right in certain situation. So again, thank you for that. Um, I'm so happy that my page could help out somebody. I'm sure it helps a lot more people than just me. Um, तो तो शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। um, तो प्लीज आप हमारे साथ शेयर करिए आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। ओके, तो मैं एक मॉन्टेसरी एजुकेटर हूँ। तो बेसिकली मैं मॉन्टेसरी में ट्रेंड हूँ। मॉन्टेसरी एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। एंड सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी बात कि मैं एक मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। तो दैट इसीलिए ही इस पेज के थ्रू मैं दूसरी मदर्स के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ अपनी जर्नी, एंड किसी तरह अगर मैं उनकी हेल्प कर सकूँ तो ये बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। अंबिका, आपने ब्रीफली मेंशन किया कि आप मॉन्टेसरी एजुकेटर हो। टू टू द पेरेंट्स हु डोंट नो व्हाट दैट इज, मे बी डू यू वांट टू एक्सप्लेन कि मॉन्टेसरी क्या है और एग्जैक्टली कैसे हेल्प करता है पेरेंट्स को। ओके, तो बेसिकली मॉन्टेसरी एजुकेशन एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी ने रिसर्च करके ये बनाया था। तो जैसे कि आप तो जिनके छोटे बच्चे हैं वो जानते ही होंगे कि बच्चे कितना इधर उधर भागते हैं, ड्रॉर्स खोलते हैं, बस जैसे ही क्रॉल करना शुरू किया, चलना शुरू किया, ये ड्रॉर खोला, वो किया, और वो देखना चाहते हैं आसपास अपना क्या है, हर चीज को मुंह में डाल के देखना चाहते हैं कि वो चीज क्या है। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरी ने भी की थी बच्चों के बारे में, और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि बच्चों के ये जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं बच्चों की, इधर उधर घूमना, चीजें मुंह में डालना, सब कुछ टेस्ट करना, चीजें फेंक के देखना कहाँ जा रही, कितनी दूर तक जाएगी, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया है। हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें क्या होता है, बच्चों को एक चेयर पे बिठा दिया जाता है, जैसे हम लोग पढ़े थे अपने टाइम पे, जी। उनको एक चेयर पे हमें बिठा दिया गया था, हमें बोलते थे चुप रहो और ये मैम की बात सुनो। मैम हमेशा क्लास लीड करती थी, तो हमारा सिस्टम वो था। लेकिन अब जो बच्चे नेचुरल तरीके से सीख जाएं, ये एक वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। तो इसमें बेसिकली एक इन्वायरमेंट एक क्लासरूम में क्रिएट किया जाता है जिसमें कि लो शेल्स, मतलब कि बच्चों की हाइट तक ही
कुछ टॉयज या मटेरियल्स रखे जाएंगे जो कि हम जानते हैं कि बच्चे जाकर उनको देखेंगे, तो हम भी यही चाहते हैं कि जाकर वो बच्चे देखें, उसको टच करें, उसको खींचे और मुंह में डाले और देखें कि वो क्या चीज है। तो ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल था। तो ये एक एग्जाम्पल है जैसे मॉन्टेसरी में पढ़ाया जाता है। तो ऐसी बहुत बहुत वास्ट, बहुत बड़ा ये एक सिस्टम है जो कि बच्चों के, जो कि मैं कहना चाहती हूँ, नेचुरल वे ऑफ लर्निंग को फॉलो करता है। और जैसा कि ये क्लासरूम्स में और टीचर्स कराती है, वैसा ही हम अपने घर में भी अगर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि घर ही सबसे पहले ही सीखने की जगह है बच्चों के लिए, तो अगर हम अपने घरों से ही शुरू करें इसको इनकलकेट करना, इसको बच्चों के लर्निंग का एक पार्ट बनाना, तो फिर ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे बच्चों के लिए। Oh, that really sounds wonderful. कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने इतना सब ऑब्जर्व किया और सब लिख के रखा हमारे लिए, और हम इसको यूज करके, और जैसे आपने एक्सप्लेन किया, मुझे ऐसा लगा कि हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि वो खुद से जाके खिलौने ले एंड डू मेनी अदर थिंग्स। सो रियली एक्साइटेड टू डाइव मोर इनटू इट। तो मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए हम टेक अ स्टेप बैक और शुरुआत करते हैं कि लेट्स से अ बेबी इज बॉर्न। एक न्यूबॉर्न को हैंडल करना काफी डिफिकल्ट होता है, यू नो। और मुझसे पूछिए, मैं 2 को कर चुकी हूँ। तो आप बताइए, आपका क्या एडवाइस होगा एक न्यूबॉर्न पेरेंट के लिए कि व्हाट इज अ गुड वे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल अ न्यूबॉर्न? एक न्यूबॉर्न को हैंडल करने के लिए सबसे जरूरी एडवाइस जो मैं मदर्स, फादर्स सबको देना चाहती हूँ, ये कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखें, स्पेशली मदर्स। आप अपना ध्यान रखें, तभी आप अपने बच्चों को का रख पाएंगी। और शुरू में बहुत सब कुछ नया लगता है, सब कुछ हम सीख रहे होते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं या नहीं, क्या है ये, इतना कुछ, इतनी इन्फॉर्मेशन है आजकल, तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बाहर से आता है, रिलेटिव्स, पेरेंट्स कुछ ना कुछ एडवाइस दे के चले जाते हैं, तो उसमें और कंफ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं कौन सा सही तरीका है, बेबी लेड वीनिंग है, ट्रेडिशनल वीनिंग है, कैसे खिलाना है, कैसे पकड़ना है, पैसिफायर देना चाहिए या नहीं, बॉटल लगानी चाहिए या नहीं, कौन सी बॉटल लगानी है। तो ये बहुत बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, और एक जो न्यू पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग और बहुत ही कभी कभी मुश्किल हो जाता है ये सब डिसीजंस लेना, जो छोटे छोटे हैं पर बच्चों के लिए जो हमें बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात तो ये है, आप जितना आप कर सकते हैं रिसर्च कीजिए, जितना आप एडवाइस फॉलो कीजिए अपने पेरेंट्स की, रिलेटिव्स की, पर सबसे जरूरी ये है कि आप जिस चीज पर आप जो डिसाइड करते हैं अपने बच्चे के लिए, वो उस पर जुट रहिए, और वही सबसे सही है आपके बच्चे के लिए। हर बच्चा अलग है, किसी के पेरेंट कुछ कर रहे हैं, किसी के पेरेंट कुछ कर रहे हैं, पर जो आप अपने बच्चे के लिए डिसाइड कर रहे हैं वही सबसे बेस्ट है। Oh my God, Ambika, that I related so much to what you said as a new parent, how overwhelming it is. Every small thing, क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ नया है, and the advice also what you gave, कि you know what's best for your kid. Actually, that's true, even in my case. So, thank you so much for that. Let's move on to the next question, and little bit juicy part, I would say. I asked a lot of parents कि तुम्हारे क्या क्वेश्चन है, अगर मैं एक पेरेंटिंग कोच से पूछूं तुम्हारे क्या क्वेश्चन है, and probably every single one of them mentioned about tantrums. So that's why I said juicy part, you know. Yeah. So आपका क्या ख्याल है? पहले तो मे बी आप बताएं कि एक tantrum क्या है, और what is the best way to go about a tantrum? ओके, तो बेसिकली एक छोटा सा बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसकी पूरी ब्रेन डेवलप नहीं होती है, और ये ब्रेन डेवलपमेंट एक्चुअली में तो अगर साइंटिफिकली रिसर्च को देखें तो ये 20+ के बाद ही पूरी ब्रेन डेवलप होती है।
तो अगर हम अपने टॉडलर्स को देखें, सबसे ज्यादा टैंट्रम्स 1 ईयर के बाद ही स्टार्ट होते हैं, 1 to 3 इयर्स में सबसे ज्यादा होते हैं। तो 1 to 3 इयर्स में क्यों होते हैं? बिकॉज उनकी ब्रेन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं है। तो अगर कोई ब्रेन डेवलप हो रही है तो आप इमेजिन कीजिए, आपके पास कोई आया, उसने आपसे कुछ भी हुआ, आप काम कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो गए या कुछ भी हुआ, कुछ चीज आप ट्राई कर रहे थे पर आपसे हुई नहीं, तो आपको गुस्सा आता है या फिर आपको कोई कुछ बोल के चला गया, आपको गुस्सा आया, आपने गुस्से में आप खुद भी कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करते ही हो। तो आपकी तो ब्रेन फुली डेवलप्ड है ना, फिर भी आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। तो अगर आपका एक बच्चा है 1 to 3 इयर्स या इवन इफ यू नो लाइक 0 to 6 इयर्स में अगर कहें, तो उसकी ब्रेन तो डेवलप भी नहीं है, तो वो ऐसे क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? तो इसी रिएक्शन को हम टैंट्रम बोलते हैं, जो बच्चे एकदम से हमारी बात नहीं सुनते, रोना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे जमीन पे लेट के पूरा ऐसे चिल्लाते हैं कि नहीं, मेरी बात जब तक पूरी नहीं होगी मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। कई बच्चे कपड़े पहनने में, मतलब ये छोटी छोटी चीजों में ही बच्चे कभी कभी अपना जिद पकड़ लेते हैं, तो उस टाइम वो रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, तो उसी को हम टैंट्रम बोलते हैं। और वो क्यों है? क्योंकि उनकी ब्रेन्स डेवलप नहीं है, वो अभी सीख रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना था, कैसे अपनी मम्मी को बताना था कि नहीं मुझे अभी ये नहीं पहनना है। तो यही वो अभी सीख रहे हैं। आपका दूसरा सवाल क्या था? तो टैंट्रम्स क्या होता है एंड कैसे हैंडल करें? ओके तो हैंडल करने का सबसे जरूरी चीज ये है कि आप सबसे पहले खुद को संभालें। तो अगर आपका बच्चा, एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी, तो अगर आपका बच्चा मान लो कि कुछ कांच का पड़ा था टेबल पे, उसको जाके गिराने लगा है, तो उस सिचुएशन में आप एकदम रिएक्ट करोगे कि नहीं नहीं नो डोंट, मत जाओ, कांच का कुछ गिरा हुआ है। तो उस टाइम पे सबसे जरूरी क्या है? आपको आपके बच्चे को सबसे पहले सेफ करना। तो अगर वहां कांच उसको चुभ सकता है तो आप अपने बच्चे की जगह चेंज कर देंगे, राइट? तो अगर आप ये एक एग्जांपल है, सबसे पहले सेफ्टी जरूरी है, राइट? अगर आप मार्केट गए हैं, मार्केट में आपके बच्चे ने कुछ चीज उठाई है, चॉकलेट उठा ली थी, बट आपने वो छीन ली और वहीं पर आपका बच्चा रोना शुरू हो गया, चिल्लाने लग गया, वहीं लेट गया, तो ये कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं है, उसको कोई कांच नहीं चुभेगा, उसको कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम आपको भी एकदम वो, आपके अंदर भी एक वो रश सा आ जाता है कि नहीं, एकदम से आप चिल्ला पड़ते हो कि नहीं ये क्या कर रहा है। उस तरह से पब्लिकली भी कई बार हम एम्बैरेस हो जाते हैं कि बच्चा उधर ही लेट गया है, या कई बार हम भी गुस्से कि नहीं उठो, जाना है, अब चलो उठो, ये क्या कर रहे हो, तो उस तरह से हम डांट भी देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम खुद ही उस बच्चे को डांट देंगे तो वो भी तो वापस रिएक्ट करेगा ना, वो और जोर से रोएगा और जोर से चिल्लाएगा। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आपका बच्चा सेफ है तो आप पहले 2 मिनट लीजिए खुद को शांत करने के लिए। आप उसके लिए डीप ब्रीदिंग करें, 2 मिनट का पॉज लें कि ठीक है वो रो रहा है तो 2 मिनट उसको चाहे रोने भी दो, बट खुद को पहले आप काम डाउन, बेसिकली आपको अपने आप को काम डाउन करना है कि आपको जो गुस्सा, आपको जो एकदम से वो हुआ है, तो आप पहले शांत हो जाएं। उसके बाद उसको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको रिस्पॉन्ड करना है बेसिकली। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए आप कैसे करेंगे कि ठीक है बेटा, आपका अच्छा चॉकलेट लेने का बहुत मन कर रहा था, आपसे मैंने वो ले ली है इसलिए आप इतना रो रहे हो, तो ठीक है आपका रोने का मन कर रहा है तो आप रो सकते हो। एंड वो 2 मिनट 4 मिनट दीजिए अपने बच्चे को रोने के लिए, क्योंकि उनकी भी तो वो फीलिंग्स, फ्रस्ट्रेशंस है ना, वो रोने के थ्रू निकालना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चे से पूछिए, अच्छा तो अब आपको डू यू नीड अ हग, आपको हग चाहिए, मम्मा आपके पास ही है, अगर आपको कुछ बात करनी है, आपको चॉकलेट नहीं मिली तो आप मुझसे बात कर सकते हो। फिर आप बच्चे को समझाइए, आप लिमिट सेट कर दीजिए कि चॉकलेट आपको आज नहीं मिलेगी क्योंकि आज आपने सुबह भी खाई थी, तो चॉकलेट लेकिन आप कल खा सकते हो। तो इस तरह से बच्चे को लगेगा कि हाँ, मतलब आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आपके पास कोई आपका बेस्ट फ्रेंड आए और आपको बताए कि मेरी चॉकलेट छिन गई मुझसे, मैं क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, या फिर रोने लग जाए, तो उस टाइम आप बच्चे को क्या, आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे कि हाँ तूने तो सुबह भी खाई थी तो तुझे तो वैसे भी नहीं मिलनी चाहिए। आप ये थोड़ी ना बोलोगे अपनी फ्रेंड को, आप ये बोलोगे ना कि हाँ अच्छा चॉकलेट छिन गई, हाँ यार मैं समझ सकती हूँ, हाँ बहुत बुरी चीज हुई तेरे साथ।
तो उसी तरह से बच्चे को भी हमको एम्पैथी दिखानी है कि हाँ हम समझ रहे हैं कि अगर चॉकलेट छीनी गई है तो बच्चे के लिए वो एक मुश्किल चीज से गुजर रहा है बेसिकली उस टाइम पे। तो हमें लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी बात है। उसका तो मन था वो टॉफी चॉकलेट खाने का, लेकिन मम्मी ने उससे अगर ले ली है, इसीलिए ही वो एक टैंट्रम, वो अपना इमोशनल रिएक्शन दिखा रहा है। तो हमें सबसे पहले उसे एम्पैथी दिखानी है कि ठीक है मैं समझ सकती हूँ, आपको चॉकलेट खानी थी बट मम्मा ने आपसे ले ली। पहले एम्पैथी दिखाने के बाद फिर आप उसको बोलेंगे कि ठीक है आपका रोने का मन कर रहा है तो आप रो सकते हो, और मम्मा आपके साथ ही है अगर आपको कुछ अब और बात करनी है। और फिर आप उसके लिए लिमिट सेट करो कि आज चॉकलेट नहीं मिलेगी, कल ही आप चॉकलेट खा सकते हो। तो उस तरह से अपने बच्चे का कुछ समझ, मतलब उसको भी लगेगा कि हाँ ये मेरी बात समझ रहे हैं, तो दे ऑल्सो फील सीन, सिक्योर एंड हर्ड। उस तरह से अपने बच्चे का टैंट्रम शुरू में बहुत मुश्किल होता है एक पेरेंट के लिए, क्योंकि जब मेरा बड़ा वाला बेटा छोटा था और मैंने ये उसके साथ स्टार्ट किया था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, पर धीरे धीरे बच्चा भी समझने लग जाता है और उसके बाद और इजी हो गया था मेरे लिए टैंट्रम्स हैंडल करना। तो शुरू में अगर वो बहुत रोता था, चिल्लाता था, तो फिर भी अगर मैं उस तरह से काम अपने आप को शांत रखती थी और धीरे धीरे करके मुझे भी आदत बन गई कि उस टाइम पे शांत ही रहना है जब तक ये टैंट्रम विल पास। बेसिकली मुझे ये उस टाइम आपको एज अ पेरेंट ये याद रखना है कि ये टैंट्रम तो निकल जाएगा, ये एक इमोशनल रिएक्शन बच्चे का। उसके बाद जब आपका बच्चा शांत है तब आप उससे बात कीजिए। और धीरे धीरे बच्चे को भी समझ में आने लग जाता है कि टैंट्रम ये काम नहीं करेगा। अगर मैं रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, फिर भी मुझे वापस तो चॉकलेट नहीं दी ना मम्मा ने, तो धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा मैं ऐसे टैंट्रम करता हूँ फिर भी मेरी बात पूरी नहीं हो पाती है, तो वो भी धीरे धीरे कम होते रहेंगे उनके टैंट्रम्स। लेकिन अब आप खुद सोचिए, आपने अपने बच्चे से चॉकलेट छीन ली, वो रो रहा है और आपने वापस कर दी कि ओहो ये तो रोने लग गया, पब्लिक में भी इतना सीन क्रिएट हो गया। तो अगली बार जब आप जाओगे मार्केट, आपका बच्चा क्या करेगा? वो फिर से रोएगा, क्योंकि उसको पता चल गया ना रोने से तो मम्मा चॉकलेट दे देती है। और अगर आप नहीं दोगे, मान लो अब नेक्स्ट टाइम आपने सोचा कि ओहो पिछली बार तो दे दी थी पर इस बार मैं नहीं दूंगी, तो वो और जोर से चिल्लाएगा और जोर से रोएगा, क्योंकि पिछली बार तो ये तरीका काम कर गया था ना। तो इस बार भी अगर आप गिव इन कर गए, आपने फिर से दे दी, तो उसकी अगली बार आपको पता चल गया वो क्या करने वाला है वो उससे भी ज्यादा रोने वाला है। तो इसी रीजन की वजह से टैंट्रम्स बढ़ते जाते हैं बच्चों के। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी गिव इन नहीं कर रहे हो, सेकंड टाइम भी नहीं, थर्ड टाइम भी नहीं, फिर आपका बच्चा समझ जाएगा ये तरीका मम्मी के आगे तो नहीं काम करेगा, तो कुछ और सोचो। तो ऐसे करते करते बच्चे भी समझ जाते हैं, तो और इजी होता रहता है। आई थिंक बहुत सारे पेरेंट हम ये नहीं सोचते कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक हम, और उसी वजह हम बहुत बार सोचते कि अरे ये ऐसे क्यों कर रहा है, हाउ व्हाई इज ही और शी रिएक्टिंग दिस वे। कहीं ना कहीं हम कभी भी नहीं समझते कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है और उसको अभी उतनी समझ नहीं है, और जैसे शायद हम बिहेव करेंगे वैसे वो वो भी करने लग जाएगा। और आपने जैसे वंडरफुली कहा कि हमें पहले काम रहना चाहिए, एंड देन शायद जो वो हमें दिखेगा तो वो हमसे भी वही सीखेगा। एंड आपने बहुत अच्छी चीज एग्जांपल दिया मैनिपुलेशन के बारे में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम एक बार दे देंगे तो वो समझ जाएंगे कि अरे ये तो काम कर रहा है, अभी आई विल डू इट दिस वे। क्योंकि अगेन उनका उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, उन्हें उतनी समझ नहीं है। जैसे हम एग्जांपल सेट करेंगे शायद वो वैसे लर्न करेंगे। एज आई सेड कि इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट। तो मुझे पता है कि मुझे ये मेरा स्टेप 1 है कि पहले तो मैं काम रहूं, स्टेप 2 है कि भाई एम्पैथी शो करो, बच्चे देखो। यस ऑफ कोर्स या। और ये पॉइंट भी मुझे काफी अच्छा लगा कि हमें वो भी हमारे जैसे ही है ना। और जैसे हम बोलते हैं कि किसी को भी वैलिडेशन की बहुत जरूरत है, हमें किसी बड़े या छोटे को। सो पहले तो उनकी फीलिंग्स को हम वैलिडेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ठीक है, तो फ्रस्ट्रेटेड है तो है। और आई थिंक कई बार ये सवाल भी आता है कि कितना रोने देना है एक बच्चे को। वो भी आपने क्लियर किया ये बोल के कि अगर कुछ गलत है तो गलत है
तो मे बी हमें वो उनको चॉकलेट नहीं देनी है, तो वी हैव टू ऑलवेज स्टे ऑन दैट कि हाँ चॉकलेट नहीं देना है। एंड या वंडरफुल, आई थिंक अगेन ये क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज होल पेरेंटिंग मूल मंत्र। देखिए कभी कभी कुछ बातें या होती है जैसे कि अब चॉकलेट छीनी गई है या कुछ बच्चे का कुछ खिलौना गिर गया तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तो हमें बड़े मतलब हम अब एडल्ट हैं, हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो गिर गया तो वो उठा ले, है ना। तो आपको ब्लू प्लेट की जगह येलो प्लेट में अगर खाना दे दिया तो क्या हो गया। तो ये हमें ऐसा लगता है कि तो क्या हो गया। कई बार मैंने खुद मतलब मेरे साथ खुद हो चुका है, कोई ना कोई आके मेरा बच्चा रो रहा है, कोई ना कोई आके अगर बोल देता था कि इसमें क्या हो गया, इसमें रोने की बात क्या है। अरे बच्चे के लिए तो रोने की बात है ना, बच्चे को तो ब्लू प्लेट में खाना चाहिए था, उसको तो आपने येलो प्लेट पकड़ा दी। उसका तो खिलौना उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो बैलेंस करके लेके जा रहा था, अगर उससे नीचे गिर गया तो वो उसके लिए तो रोने की बात है। तो वो रोने के थ्रू या चिल्लाने उसी थ्रू से ही अपना फीलिंग्स को रिएक्शंस दिखा रहा है। वो बोल के एडल्ट्स की तरह हमारी तरह नहीं बता सकता कि मैं इतना ध्यान से बैलेंस कंसंट्रेट करके लेके जा रहा था और फिर भी वो गिर गया। तो वो इस तरह से नहीं कई बार बच्चे बता पाते, तो वो इसी तरह से अपना शो करते हैं। तो हमें एडल्ट बन के हमें समझना पड़ेगा। दैट्स सो ट्रू कि बच्चे को हमें समझना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, किस हिसाब से उनका ये जस्टिफाइड है। आई थिंक दैट्स वेरी नाइस टू नो दिस। सो मे बी वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आप हमें ये बताएं कि क्या हम अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वो क्या होगा? जी जरूर, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो सबसे जरूरी बात ये है कि हम अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस ना लूज करें। तो कभी कभी ये होता है हमारा बच्चा कभी कभी कुछ ट्राई करता है, अपने शू लेसेस ट्राई करने का, अपना कुछ टॉयज रख रहा है पर वो ठीक से नहीं रख पा रहा, कपड़े पहनने का शुरू में जब और छोटे होते हैं कपड़े पहनने की ट्राई करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये अभी छोटा है, ये नहीं कर पाएगा, मैं ही कर देती हूँ। और या फिर हमें कभी कभी कहीं जाने की जल्दी होती है तो वो टाइम लगाते हैं बच्चे बहुत शूज पहनने में, अपना बैग लेके आने में। तो उसमें हमें ये लगता है कि अब टाइम लग रहा है, अब जल्दी करो, तो हम फटाफट जाकर शूज पहना देते हैं, बैग उठा लेते हैं। तो उस तरह से आप अगर आप सब कुछ ही खुद करते रहेंगे तो आपका बच्चा कैसे ट्राई करेगा, कैसे सीखेगा और कैसे अपना कॉन्फिडेंस बनेगा उसका। तो बच्चे को टाइम लेने दीजिए, उसको चीजें ट्राई करने दीजिए और सब कुछ अपने बच्चे के लिए मत कीजिए, क्योंकि बच्चे को भी फिर ये लगने लग जाता है कि मैं ये ठीक से नहीं कर पाऊंगा तो मम्मी आके कर देगी। और कहीं ना कहीं कभी कभी बच्चा हमें बोलना भी ये शुरू कर देता है कि मम्मा मुझसे नहीं होगा, मम्मा आप कर दो। तो उस तरह से उसका कॉन्फिडेंस कम होता रहता है। दूसरी चीज ये है कि कभी कभी बच्चा कुछ गलती कर देता है, उसके हाथ से ग्लास गिर गया, उसने कुछ ठीक से नहीं किया, तो हम उन गलतियों को बहुत ज्यादा कभी कभी सख्त हो जाते हैं उनके साथ कि ये आपने क्यों गिरा दिया, आपको पता है ना मैंने आपको बोला था ध्यान से लेके जाना इसको, फिर भी आप ध्यान से नहीं लेके जा रहे हो। तो उस तरह से बच्चे का फिर भी कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। और ये अगर लगातार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता रहे ऐसे ही, क्योंकि हमें देखो हम तो अपने बच्चे को अच्छी तरह से ही सिखा रहे हैं ना कि मैंने आपको बोला भी था तो फिर भी नहीं वो लेके गया। तो हम एक मदर के लिए, एक पेरेंट के लिए एक अच्छी इंटेंशन ही होती है, लेकिन आपको नहीं पता उसका असर बच्चे पे गलत हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे ने कुछ गलती कर भी दी है, अगर आप पहले बता चुके थे फिर भी वो गलती कर दी है तो आप इतना उस पे हार्श मत होइए कि वो छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे करके सीख जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जैसे कुछ कभी बच्चे को ऐसे करने लग जाते हैं कि वो देखो आपकी वो फ्रेंड, तो वो देखो स्टेज पे जाके कितना अच्छा बोल के आई है, तो आप भी ऐसे ही जाओ, आप भी बोल के आओ। तो ये भी एक पेरेंट का तरीका है अपने बच्चे को इनकरेज करने का कि हाँ हमारी तो इंटेंशन सही रहती है, बट इन चीजों से भी बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप माइंडफुल रहें इन चीजों के बारे में। आप जो बोल रहे हैं बच्चे को हमेशा सोच कर बोलिए, या फिर एटलीस्ट अगर आप उस टाइम कभी कभी नहीं
समझ में आता है, बट आप एट द एंड ऑफ द डे जब दिन आपका खत्म होता है तो आप याद कीजिए आपकी क्या क्या इंटरेक्शंस हुई थी बच्चे के साथ और कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे अपने आप को बदल सकते हैं, किस तरीके में आप जैसे ज्यादा सख्त हो गए थे तो आप इसको थोड़ा नरमी से कैसे बच्चे को समझा सकते हैं। तो ये अगर प्रैक्टिसेस हम फॉलो करेंगे तो हम बच्चे के लिए और हमारी भी पेरेंटिंग और इम्प्रूव होएगी। तो बच्चे से जब भी बात करें तो कभी कभी होता है हम उसकी गलतियां ही बताना शुरू कर देते हैं। आज देखा तुमने ये नहीं किया, टीवी मैंने बोला भी था बंद कर देना पर आपने उतने बजे किया नहीं था बंद। तो उस तरह से बच्चे को भी लगा हाँ मैं हमेशा ही, आप तो हमेशा ही ऐसे करते हो, मम्मा आपके लिए इतना कुछ करती रहती है पर फिर भी आप सुनते ही नहीं हो, तो फिर अब मैं कैसे करूं। तो उस तरह से आप उसकी स्ट्रेंथ्स बल्कि हाईलाइट कीजिए कि हाँ आज तो आपने खाना 5 मिनट्स में खत्म कर दिया था, आज तो आपने अपने टॉयज खुद उठा के, तो आप वो देखिए जो आपका बच्चा कर रहा है, जो आपका बच्चा नहीं कर रहा है वो भी देखिए, बट वो बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको बच्चे को हमेशा उसकी स्ट्रेंथ्स ही बतानी है। तो ये प्रैक्टिसेस अगर हम फॉलो करते हैं तो जरूर ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अंबिका, व्हेन यू सेड कि खुद अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए, आई थिंक दैट लाइन हिट डीप। खुद हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम उनके कॉन्फिडेंस को हैम्पर कर रहे हैं। ओह माय गॉड, दैट्स सो ट्रू। हम कई बार बहुत जोर से चिल्ला पड़ते हैं, दैट्स द इम्पल्स रिएक्शन, यू नो। यस, हम जोर से चिल्ला पड़ते हैं कि नो व्हाई आर यू टचिंग दैट काइंड ऑफ, या जो भी हो। तो या इट्स लॉट टू लर्न, being mindful how important it is in life and as well as in parenting. तो एक कॉन्फिडेंस के, जब मैं कॉन्फिडेंस के बारे में सोचती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि फोकस फोकस इंप्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस एज का बच्चा कितना फोकस कर सकता है, एक्चुअली में कितना कंसंट्रेट कर सकता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ही ये है कि मेरा 1 साल का बच्चा 5 मिनट तक बैठकर ये चीज करे, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत है। एक साल का बच्चा 5 मिनट तक बैठ ही नहीं सकता है। 1 साल का बच्चा ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं फोकस कर सकता। तो ये नेचुरल ही है क्योंकि उस टाइम बच्चे वही ब्रेन डेवलप नहीं है, वो ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए इतना छोटा बच्चा इतना फोकस नहीं कर सकता। तो पहले आप अपनी ये रिसर्च कीजिए कि आपका बच्चा कितने साल का है तो वो कितना फोकस कर सकता है और आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो उसके बाद आप देखिए अगर आपका बच्चा कम देर तक ही फोकस कर पा रहा है तो अगेन आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप उसको समझाएंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी दे दो कि वो तुरंत ही जैसे अगले हफ्ते अगले दिन ही से ही ज्यादा फोकस करेगा। आप धीरे धीरे करके ही उसका फोकस बढ़ेगा। तो उस तरह से आप कुछ एक्टिविटीज रख सकते हैं अपने प्ले रूम है अगर आपका, या अपने रूम में या बच्चों के रूम में कुछ बुक्स रख सकते हैं। फिर आप जैसे अगर आपका बच्चा कुछ कर रहा है उस टाइम, तो कभी कभी क्या होता है उसने कुछ एक्टिविटी में कुछ किसी चीज में कुछ गलत कर दिया, तो उसी टाइम हम आ जाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो देखो अब फिर से अब बच्चा तो फोकस कर रहा है ना, चाहे वो गलत कर रहा है जैसा भी कर रहा है, पर अगर आप उसको इंटरप्ट करोगे, बीच में आओगे उसको समझाने बताने, तो फिर भी उसका फोकस टूटेगा। आप ये सोचिए आप अपना कुछ काम कर रहे थे, अब हम बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपके एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। तो अब मैं कुछ काम कर रही थी अपने ऑफिस में बैठकर, मैं पूरा कंसंट्रेशन से अपना कुछ ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, उधर से फोन बज गया, घर की बेल बज गई है, तो एकदम से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर हम चलो जाकर देखा, फोन उठाया और फिर वापस जब बैठते हैं तो उतनी कंसंट्रेशन एकदम से तो नहीं बनती, टाइम लगता है वो बनने में। फिर मैं फिर बैठूंगी 5-10 मिनट बाद जाके, फिर मेरा पूरा कंसंट्रेशन बनेगा। तो जब बच्चा भी कुछ अपना काम कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कुछ बुक देख रहा है, तो उसमें अगर हम बीच में कोई आके उसको इंटरप्ट करता रहे, कुछ शोर हो गया, आवाज आ गई, कुछ वो आपने बोल दिया कि नहीं ऐसे नहीं वैसे करो, कि नहीं आ जाओ अब, तो उस टाइम पे आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपका बच्चा कुछ किसी चीज पे फोकस कर रहा है तो आपको बीच में नहीं आना है उस टाइम पे।
तो उस तरह से धीरे धीरे करके ही उनका फिर फोकस मतलब बेटर होता रहेगा। तो अगेन ये सब चीजें एकदम से आप अपने बच्चे में चेंज नहीं देखोगे, बट कुछ टाइम बाद, कुछ महीने भी लग सकते हैं और 1-2 साल भी लग सकते हैं। जैसे जब मैंने मेरा बेटा बड़ा वाला छोटा था तो एक्टिविटीज करानी शुरू की थी, तो वो भी ऐसे ही करता था, वो भागता रहता था, इधर उधर भाग जाता था एक्टिविटी छोड़ के। अब कुछ पानी मैंने उसको कराया, अभी मैंने रील डाली थी पोरिंग एक्टिविटी, तो पहले वो सारा पानी एकदम गिराया, भाग गया, तो वो ऐसे ही करता था। बट धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करके ही उसकी इतनी सिटिंग बनी, उसकी इतनी कंसंट्रेशन बनी। तो इन चीजों में बहुत पेशेंस चाहिए हमें एज अ पेरेंट। तो या बहुत ही अच्छा आपने बताया कि फोकस इम्प्रूव करने के लिए ये सब छोटे छोटे चीजें। इन ऑल मुझे यही लग रहा है कि हम कभी भी नहीं सोचते कि बच्चे को क्या चाहिए, हम हमेशा सोचते हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये 5 मिनट बैठे। ये टेक्निकलिटीज के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं कि 1 साल का बच्चा कितना कंसंट्रेट कर सकता है, उसका कितना कैपेसिटी है, विच इज सो ट्रू। हम कभी भी नहीं सोचते इन सब के बारे में। सो अमेजिंग टू नो ऑल दिस। एंड या इट्स लाइक मेरा दिमाग धीरे धीरे से खुल रहा है। इट्स लाइक ओह माय गॉड, आई कैन डू XYZ, ये वो बहुत सारी चीजें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो मैं कल जाके इम्प्लीमेंट करूँ। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि हर पेरेंट चाहता है, जैसे मैंने अभी कहा, कि मेरा बच्चा कुछ एक XYZ चीज करे, या मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा डिसिप्लिन हो, या मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे, या मैं चाहती हूँ कि ये खिलौने के साथ खेले। बहुत बार बच्चे बहुत सारी चीजें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आपने भी कहा कि जैसे बाइटिंग, अपने हाथ कोई भी चीज मुंह में डालना, बाइटिंग योर पेरेंट या बाकी के बच्चे। सेइंग नो डज नॉट वर्क, कि नो नो बच्चे वो मत करो, यूजुअली वर्क नहीं करता। मैंने ये देखा है कि मेरे बच्चे के केस में वो और भी ज्यादा वो करने लग जाते हैं। तो ये हैंडल करने के लिए आपके पास कुछ टेक्निक्स है कि हम ये कैसे हैंडल करें? तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि आपका बच्चा कुछ कर रहा है और आप उसको वो नहीं करने देना चाहते हो, तो अगर आप उसको नो नो बार बार बोलोगे तो आपको वो नहीं सुन रहा, राइट? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इतना ज्यादा नो नहीं बोलना है बच्चे को, क्योंकि देखो अब बच्चा तो बच्चा है, वो तो जाएगा, चीजें छेड़ेगा, मुंह में डालेगा, ये देखेगा। अब अगर बार बार आप उसको बोल रहे हो नो ये नहीं करना, नो वो नहीं करना, नो ये मत छुओ, तो एक टाइम के बाद वो नो 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 भी वो ट्यून आउट करना शुरू कर देता है, राइट? तो वो सोचेगा ये मम्मी तो हमेशा नो नो ही बोलती रहती है, मैंने तो जो जाके करना है, मैंने छूना है तो मैं छूऊंगा ही, मैं करूंगा ही, मैंने देखूंगा ही। तो इतना तो नो तो आप उस टाइम के लिए रिजर्व कर लो जब कोई इमरजेंसी हो, जब जैसे कि वो कुछ कांच की चीज वो गिराने लगा है, तो आप एकदम नो बोल देते हो। उस टाइम के लिए आप नो को अपना संभाल के रखो, ताकि बच्चा भी सुने उस टाइम पे, क्योंकि वो टाइम तो सेफ्टी वाला टाइम है जब हमें उसको सेफ रखना है, राइट? तो अब जो दूसरी बात पे आते हैं कि फिर उसको अब नो नहीं बोलना, तो अब मना कैसे करें? तो उसको आपने ये नहीं बताना है कि वो क्या नहीं कर सकता, पर आप ये बताइए कि वो क्या कर सकता है। तो जैसे कि अब एक एग्जांपल, मेरा बच्चा जाके एक ड्रॉअर खोल रहा है, मेरा 1.25 साल का बच्चा है, ठीक है? तो वो जाके ड्रॉअर खोल रहा है, चीजें निकाल के फेंक रहा है। तो अब मैं उसको ये बोलने की जगह कि नो आप चीजें मत फेंको, मैं उसको ये बोलूंगी कि बेटा ये ड्रॉअर में वापस रखो, ड्रॉअर बंद कर दो और इधर आ जाओ, ठीक है? बात मैंने सेम बोली है, लेकिन बोला मतलब तरीका अलग है, राइट? तो हमको उसको पॉजिटिव वे में, उसको जो हमको उससे करवाना चाहते हैं हमको वो बोलना है, जो हम नहीं करवाना चाहते नेगेटिव वे में, उसको वो नेगेटिव वाली चीज नहीं, पॉजिटिव वाली चीज बोलिए, राइट? और दूसरा आपका क्वेश्चन का पार्ट था कि बच्चा, जैसे हम कुछ चाहते हैं कि बच्चा करे, तो उस टाइम वो बच्चा अगर नहीं कर रहा है तो वो हमें उससे कैसे करवाना है। तो इसके लिए बेसिकली आप कोऑपरेशन चाहते हैं बच्चे की। अब आप बच्चे को कपड़े पहना रहे थे, बट वो बच्चा नहीं पहन रहा, नहीं बहुत ठंड है, जैकेट पहननी है, तो जैकेट वो बच्चा नहीं मुझे तो जैकेट पहननी ही नहीं है, तो इधर उधर भाग रहा है,
राइट। तो इन ऐसी सिचुएशंस के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि अपने बच्चे के साथ आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आप दूर से ही बोल रहे हो जैकेट पहनो, ऐसे नहीं, आप बच्चे के पास जाइए, थोड़ा सा कनेक्शन बनाइए, वो फिजिकल हो या इमोशनल, हाथ रखिए उसके ऊपर, मतलब शोल्डर पे या जैसे भी, और उसके आई लेवल पे आइए, या तो आप नीचे आइए या बच्चे को गोदी उठाकर आई लेवल पे उससे बात कीजिए कि बाहर ठंड है, जैकेट पहनो। तो फिर भी अगर आपका बच्चा नहीं पहन रहा तो उस तरह से, तो वो तरीके होते हैं। तो आप फिर बोलिए ठीक है हम फिर बाहर जा रहे हैं, पर अगर ठंड लगेगी तो मुझे बता देना, फिर मैं जैकेट पहना दूंगी। तो अब जब आप जाओगे बाहर, बच्चे ने तो अपनी बात पूरी कर ली, उसने नहीं पहनी थी, अब बाहर जाके उसको ठंड लगेगी तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे पहना दो, राइट। तो उस तरह से। और अगर जनरली अगर हम कहें कि हाँ हमें अपने बच्चा कभी भी कोऑपरेट नहीं करता अगर आपका बच्चा, तो उसके लिए भी सबसे पहले तो ये है कि कनेक्शन की प्रॉब्लम है बेसिकली। तो आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। आप थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट दिन में निकालिए जिसमें आप उसके साथ एक अनइंटरप्टेड प्ले कर रहे हैं, 1 to 1 आप उसके साथ खेलिए, बैठिए, और उस टाइम पे जो बच्चा करना चाहता है आप बच्चे से पूछिए कि क्या करना है, आ जाओ मम्मा, एंड चलो आज हम दोनों खेले, क्या पापा के साथ बॉन्डिंग अगर करनी है क्रिएट, तो पापा चलो आ जाओ हम खेलें। तो उस टाइम पे आपको अपना फोन को नहीं टच करना, फोन को साइड पे रख दीजिए। आप बच्चे अगर कलरिंग कह रहा है तो कलरिंग उसके साथ बैठ के कीजिए, अगर स्टोरी पढ़नी है तो स्टोरी कीजिए। तो उस तरह से एक वो कनेक्शन, बच्चा भी धीरे धीरे बॉन्ड करना शुरू कर जाता है। और अगेन आप पर वही, आप पेशेंट रहिए बच्चे के साथ, पॉजिटिव रहिए। तो इन्हीं तरीकों से फिर बच्चे भी आपस में एक वो बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि देखिए पेरेंटिंग एक वो नहीं है कि हाँ मैं मम्मी पापा हूँ तो मेरा बच्चा है तो मेरी बात सुनेगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, और ना ही मतलब जैसे कि मैंने अपनी एक रील में भी बोला था, मैं बॉस भी नहीं हूँ अपने बच्चे का कि मेरे बच्चा हर बात माने, और मैं सर्वेंट भी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ अपने बच्चे के लिए करता रहूं। तो मैं एक गाइड हूँ। तो बेसिकली आप एक रिलेशनशिप है ये पेरेंटिंग। तो अगर आपको अपने बच्चे के साथ रिलेशनशिप बना के रखना है और आप लॉन्ग टर्म की सोचिए ना, अब बड़े होकर अगर आपका बच्चा के साथ आपकी बनेगी ही नहीं तो क्या पॉइंट है फिर, राइट। तो इसी तरह से हमें लॉन्ग टर्म सोचना है कि हमें अपने बच्चे के साथ वो रिलेशनशिप एक क्रिएट करके रखना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना चाहिए। It is amazing how all these things are connected to connection with your baby, isn't it? Yeah, और वो connection करने का सबसे अच्छा क्या तरीका है? Giving time without phones. Yes. One more question I had in my head was, I was reading a little bit about Montessori, और एक बहुत ही मस्त चीज जो मैंने कहीं और नहीं सुनी, about praising your child, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। क्या आप उसके ऊपर थोड़ा एक लाइट शेड कर सकते हैं? देखिए प्रेजिंग में अब क्या है, जैसे कि अब अगर आपके बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है तो हमें भी लगता है कि हाँ, तो सबसे पहले आपके मुंह से क्या निकलता है, आप बताओ। आपके बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो आपके मुंह से क्या निकलेगा सबसे पहले? गुड, सो गुड, गुड, यस, गुड, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम वेरी गुड ही बोल देते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं बेसिकली साइंटिफिक टर्म्स में इवैल्यूएटिव प्रेज, ठीक है। तो ये हमारी इवैल्यूएशन के हिसाब से गुड है, बच्चे ने अच्छा काम किया। लेकिन क्या पता अब बच्चा सेकंड आया था रेस में तो हमने बोल दिया वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन बच्चे को तो ये लग रहा है कि यार मैं तो फर्स्ट भी आ सकता था, मैं तो थोड़ा सा और तेज भाग लेता तो इतना सा गैप रह गया था, तो मैं तो फर्स्ट भी आ सकता था, तो उसके हिसाब से वो गुड नहीं था। लेकिन अगर आपने बोल दिया है वेरी गुड तो बच्चे को भी लगा हाँ ये तो वेरी गुड है, अगर तो अगली बार भी वो उतना ही एफर्ट करेगा शायद, और वो शायद सेकंड ही आए या जो भी, मतलब फर्स्ट भी आ सकता है, बट काफी चांस है कि वो उतना ही एफर्ट करेगा क्योंकि मम्मी ने बोला है कि हाँ बहुत अच्छा था। तो इसमें अब दूसरी बात है, अगर आप बच्चे को इवैल्यूएटिव की जगह एक डिस्क्रिप्टिव प्रेज करते हैं, बेसिकली आप उसके एफर्ट को कर रहे हैं कि हाँ यू ट्राइड योर बेस्ट, यू मस्ट बी सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ, कि आपने तो बहुत अच्छा एफर्ट किया था आपने तो उस तरह से उसको लगेगा कि हाँ मेरा सेकंड आना भी बहुत अच्छा एफर्ट था, तो वो अगली बार से एफर्ट को और अच्छा करेगा।
यस, तो हमेशा हमें अपने बच्चे के एफर्ट को ही प्रेज करना है ताकि वो अगली बार एफर्ट लगाए। तो उस तरह से प्रेज, ये दो तरह की प्रेज होती है, एक एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, इवैल्यूएटिव प्रेज। जैसे कि अब अगेन एक और एग्जांपल, बच्चे ने एक पेंटिंग बनाई है, तो आप अब किस तरह से प्रेज कर सकते हैं, या तो गुड, वेरी गुड, या फिर आप बच्चे से उसके बारे में सवाल पूछिए। आप पूछिए, अच्छा आपने इसमें रेड कलर क्यों यूज किया है, आपने इतनी कलरफुल बनाई है, ये तो कलरफुल, बहुत कलरफुल लग रही है, आपने इसमें ये वाले कलर्स क्यों यूज किए हैं। तो आप उस तरह से भी एक कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं बच्चे के साथ कि हाँ ये पेंटिंग, अच्छा मम्मा कलर्स पूछ रही है तो मतलब मम्मा को अच्छी लगी है। तो उस तरह से भी एक तरीका है बच्चों को एनकरेज करने का। अगेन इंफॉर्मेशन जो हम कभी भी नहीं सोचते, जैसा आपने पूछा कि सबसे पहले आप क्या सोचते हो, हम बिल्कुल घोड़े पे ही रहते हैं कि ये सो गुड, हमें ये लगता है कि ये करने से उन्हें अच्छा लगेगा और वो और ज्यादा वो चीज करेंगे। बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आपने कहा कि आपको उनके एफर्ट्स को प्रेज करना है, विच इज सो ट्रू इफ यू थिंक अबाउट इट, कि हम चाहते हैं कि वो एफर्ट वो बार बार करे और रिजल्ट के बारे में ना सोचे। टू बी ऑनेस्ट, ये सिर्फ बच्चों के लिए एडवाइस नहीं है, ये तो मैं अगर मतलब मैं टीम मैनेजर हूँ तो मैं तो ये पूरे टीम पे अपने ट्राई करूंगी। सो हमारे पेरेंटिंग के सवाल यहीं पे खत्म होते हैं एंड आप जानते ही है हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड विचार। इट्स लाइक अ रैपिड फायर। क्विकली हम क्वेश्चन आंसर का एक छोटा सा राउंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रैपिड विचार। सो अंबिका, आर यू रेडी? यस। What is the one most important thing one needs to remember while parenting? लाइक आई सेड बिफोर दैट पेरेंटिंग इज अ रिलेशनशिप, या आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप है जो आप अभी बचपन से लेकर बहुत आगे, लंबी लाइफ है तब तक चलने वाला है। We talked about tantrums. How does one calm down when their kid is throwing a tantrum, which is hard? Yes, it is. It is totally hard. But the first thing is take a deep breath. So every time your child starts crying, just first think, are they safe? Yes. Then start breathing deeply, just and it will really help you. Okay. And even you can count till 5 in your mind. So like slow counting, like with deep breathing, start counting 1, 2, 3, 4, 5. So that's really helpful because I've tried it. That's why I'm saying. Amazing advice as always. What is your take on mother's guilt, especially for working women? देखिए, अगर आप वर्किंग हैं या नहीं है तो गिल्ट तो आपके अंदर आएगा, क्योंकि बिकॉज एज अ मदर ये मैं भी फील करती हूँ कभी कभी। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप एक बच्चे के साथ ज्यादा टाइम हो या दूसरे के साथ, तो वहां भी गिल्ट आ जाता है। तो आप बस ये सोचिए कि आप अपना बेस्ट जितना कर सकते हैं आप कर रहे हैं, और उसके अलावा आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना बेस्ट कीजिए, और गिल्टी अगर आप फील करेंगे तो फिर आपको ही ज्यादा स्ट्रेस होगा। आप अपने ही मतलब अपने आपके ऊपर ही इफेक्ट हो रहा है उसका। बच्चा आपका फिर भी खुश है उसके साथ, चाहे आप कम टाइम दे रहे हैं उसको या ज्यादा। अगर आप कम दे रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए, आप जितना क्वालिटी टाइम बनाइए उसको, अपना फोन साइड पे रखिए, उसके साथ 1 to 1 खेलिए, बैठिए। और अगर आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं तो वो तो और भी अच्छा है। तो गिल्टी फील करने का ये नेचुरल है मदर्स के लिए, पर जितना वो हमारे लिए ही उतना ही हानिकारक भी है। तो जस्ट वो बोलते हैं ना कि उसको पी जाओ बस गिल्ट को और अपना बेस्ट कीजिए। वो आई एम श्योर वो हर मदर करती ही है अपना बेस्ट अपने बच्चे के लिए। So nicely said, Ambika. Yeah. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिबलिंग्स के बीच में बॉन्डिंग एस्टैब्लिश करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे जरूरी तो ये है पेरेंट के लिए कि अपने दोनों बच्चों को आप इक्वल ट्रीट करें। तो अगर आपका बच्चा जो छोटा वाला है, कई बार हम सोचते हैं यार ये छोटा है आप मत करो ना इसको, आप हमेशा उसको ऐसे ही करते रहते हो, और छोटा रोने भी लग जाता है। तो उस तरह से फिर बड़े के अंदर मन में फिर वो आने लगता है कि हाँ छोटे को ज्यादा
वो मिल रहा है, तो आपको उस टाइम जैसे अगर छोटा के बच्चे को, छोटा वाला बड़े वाले को आके ऐसे पिंच कर रहा है या कुछ भी, तो उस टाइम कहते हो कोई बात नहीं, छोटा भाई तो है, छोटी बहन है, कोई बात नहीं, तो आप तो बड़े हो ना। तो फिर भी वो बड़े वाला ऐसे फील करता है, तो छोटे वाला और बन जाता है कि हाँ मेरी साइड तो मम्मी ने ले ली। तो इस तरह से अगर आप इक्वल करो के ट्रीट, आप जब वो पिंच करने गया है तो उस टाइम आप छोटे वाले को भी बोलो कि क्यों ऐसे किया है, तो अगर बड़ा कुछ कर रहा है तो बड़े वाले को बोलो। तो इक्वल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है सिबलिंग्स में, तो उसी ये क्योंकि उनके बॉन्ड को भी ये चीज भी बहुत इफेक्ट करती है। या दैट्स ग्रेट। हमने प्रेस के बारे में बात किया कि, और हमने ये सीखा कि बहुत ज्यादा लाइक वेरी गुड ये सब नहीं बोलना चाहिए। लेट्स से मैं ये इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, मैं अपने हस्बैंड, आई कैन गेट माई हस्बैंड ऑल्सो ऑन बोर्ड, बट हम एक सोसाइटी में रहते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये सब मासी भी करे, ये दादी भी करे, नानी भी करे, तो उसके लिए आपका कोई एडवाइस है हाउ टू ब्रिंग एवरीवन ऑन बोर्ड विद अबाउट डूइंग दिस ऑल दिस पेरेंटिंग, इट्स नॉट जस्ट प्रेज। तो सबसे पहले तो आप इन सबको क्यों लेके आना चाहते हैं ऑन बोर्ड, क्योंकि देखो जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा एडल्ट नहीं मैं बोल रही हूँ, बट फिर भी जैसे टीनेज में या एडोलेसेंस टीनेज, तो तब भी तो वो घर के बाहर जाएगा और उसको हर तरह के लोग मिलेंगे, राइट? तो अभी से अगर उसको हर तरह के लोग मिल रहे हैं, हर तरह की ट्रीटमेंट, तो अभी से ही वो उस एनवायरनमेंट में, देखो फिर वही आ गया कंट्रोल कि सब कुछ हम अपने बच्चे को वही सेफ एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, वही कि दादी मासी सारे ऐसे करें, तो क्यों करें? वो जैसा कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और आप अपने बच्चे को समझाइए कि अच्छा मासी ने ऐसा बोला था तो इसका ये मतलब है, उसका वो, तो उस तरह से आप अपने बच्चे को समझाइए। और उनको देखो ये सब लोग अपना तरीका ही करेंगे और हमें ये एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, और बड़ा होके भी बच्चा हर तरह के लोगों से मिलेगा, तो अभी से ही अगर वो हर तरह के लोगों से मिल रहा है तो ये बच्चे के लिए ही बहुत अच्छी बात है, वरना बड़े होकर तो उसको ऐसा लगेगा ना, अच्छा तब तो कुछ और था और अब ये क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में। तो उस तरह से आपके बच्चे के लिए ही अच्छा है अगर उनको हर तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि अगर जैसे कि अब बच्चा रो रहा है, पर अगर किसी ने आके बोल दिया कि इसमें रोने की क्या बात है, तो वही चीज, तो आप अपने बच्चे को उस टाइम पे समझाइए कि हाँ, या फिर मतलब उस टाइम आप इंटरवीन कीजिए, या बाद में रात को समझाइए कि ठीक है ऐसा हुआ था आज, हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ कि हाँ, लेकिन अब वही मतलब उस तरह से एम्पैथी शो आप कर सकते हैं बाद में, राइट? अगेन समथिंग वी डोंट थिंक अबाउट, जो आपने आप बस एक के बाद एक हमारे सारे मिथ्स बर्स्ट कर रही है और हमें सही रास्ता दिखा रही है। आई एम जस्ट लविंग दिस कॉन्वर्सेशन। बट यस, इसी के साथ हमारा रैपिड विचार सेगमेंट खत्म होता है, एंड हमारा इसके बाद एक हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसे हम कहते हैं विचार चिट्स। ये सेगमेंट है हम जहाँ पे हम हमारे ऑडियंस के साथ जुड़ने के लिए या कनेक्ट करने के लिए एक सवाल पूछते हैं, जो हमारे गेस्ट के लिए भी है, आपके लिए, और वो हमारी ऑडियंस भी बताती है। सो मेरे पास एक बोल है यहाँ पे, आई विल ट्राई टू पिक वन सो दैट, क्योंकि अभी मैं ही पिक कर सकती हूँ and I will ask you that question, and then that same question is also for our audience. So the question is, what is that one piece of advice that you will give to your younger self? Okay. Okay, so one piece of advice, I would say that everything works out on its own, कि जो भी हो रहा है अच्छा बुरा, अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे स्टीव जॉब्स ने बोला था कनेक्ट द डॉट्स, तो अगर आज मैं देखूं तो मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर सकती हूँ, तो होपफुली फ्यूचर में भी सारे हो ही जाएंगे कनेक्ट, तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो मैं यही एडवाइस दूंगी यंगर सेल्फ को कि अगर कुछ तब बुरा भी हुआ था तो वो अच्छा ही हुआ था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस, नाइस। अंबिका, इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन खत्म हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने हमें आज ये ब्लूप्रिंट दिया है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए अपने बच्चे के साथ, एंड द वे यू
busted all these myths for us कि गुड जॉब बोलना है, नहीं बोलना चाहिए, या फिर हम ही कहीं उनका कॉन्फिडेंस तो नहीं हैम्पर कर रहे छोटे छोटे हरकतों से, एंड हाउ इम्पोर्टेंट कनेक्शन इज इन ऑल ऑफ दिस. Just knowing all this is has blown my mind. And yeah, it's just I'm just I'm going to go back to this episode and watch it again and again and think about, okay, ये तो मैंने implement कर लिया, ये अब मैं कैसे करूँ. And yes, so gracious of you to be on our channel and giving us this interview. So thank you so much for that. And I The wish pleasure you is all mine. And I just want to say one more thing, like leave everybody with one more, I don't know, piece of advice or just one note from me, that even me as a parent, as a mother, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं और मैं अभी भी करती हूँ. तो लेकिन सबसे जरूरी ये है, एक परफेक्ट पेरेंट बनना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को हर दिन हर हफ्ते इम्प्रूव करना, हम मतलब स्ट्राइव करें एक बेटर पेरेंट बनने के लिए, वो सबसे जरूरी है. अगर आप उसी क्लोज थिंकिंग में ही रहोगे कि हाँ हमें भी तो मार पड़ती थी ना, मेरी मम्मी भी तो मुझे मारती थी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो अगर आप उसी क्लोज थिंकिंग में ही रहोगे तो फिर वही होगा जो होता आ रहा है. लेकिन अगर कोई नई रिसर्च है या फिर कुछ नई इंफॉर्मेशन है, तो अगर आप उसको सोचिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंख बंद करके सब कुछ मान लीजिए, बट लॉजिकली सोचिए. तो जैसे मैंने भी ट्राई किया एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ लॉजिकली एक्सप्लेन करने का, तो आप खुद सोचिए कि ये सही बात है या गलत, और अगर आपको लगता है हाँ ये सही है, मैं ये करूंगा तो मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए अच्छा है, तो आप वो जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए. पर अगर आप उसी क्लोज थिंकिंग में ही रहोगे तो वहीं वहीं रह जाओगे. तो आप प्लीज अपना थोड़ा ओपन माइंड रखो और अपना बेस्ट करने की, जो कि करती है हर मदर, पर जो आजकल इतना हमारे लिए अच्छा है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, तो अगर हम वो सीक आउट करें इंफॉर्मेशन, क्या रिसर्च है, कैसे है, तो वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा. और वैसे मॉन्टेसरी एजुकेशन इतनी भी कोई नई रिसर्च नहीं है. अगर आप जाओगे और इसके बारे में और पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मरियम मॉन्टेसरी ने अपना पहला स्कूल 1905 में बनाया था. तो ये उतनी पुरानी 100 इयर्स ओल्ड फिलॉसफी है, जो कि धीरे 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 करके अब काफी देश, बहुत सारे देशों में मॉन्टेसरी स्कूल्स है, और अब ये हमारे घर में भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. तो अगर आप देखोगे तो ये इतनी कोई नई चीज भी नहीं है, पर ये बहुत लॉजिकल है. मैंने अपने बच्चों में खुद देखा है, जो मैंने रिसर्च में पढ़ा था वही अपने बच्चों में देखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, और अगर आप भी देखोगे तो आप भी समझोगे कि ये बहुत बहुत सही है. Ambika, I think that is the best note to end the episode on. जैसा आपने कहा, and the whole way that you explained to us with examples that really resonated with me. I think वो याद रखने के लिए हम सब parents को, it's very easy to remember. So thank you for that again and again. Thank you for your time and thank you for The being here pleasure and is all mine. imparting all the wisdom. The pleasure is all mine, and you were a great host. It was very easy to converse with you and talk to you. Thank So, you. yeah, I really enjoyed it. Yeah, I wish you all the best for all the adventures on your channel. तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के एपिसोड को अंत तक देखने के लिए. पर चलिए पहले पूछते हैं प्रियंका से, उसे कैसा लगा ये एपिसोड. प्रियंका, तो प्रियंका ये बताओ, आज के एपिसोड से तुम्हें एक टेक अवे लेना होगा तो वो क्या होगा अंबिका से. Okay, so the biggest takeaway from this episode for me was कि एक perfect parent बनना जरूरी नहीं है. जरूरी ये है कि हम हर रोज ये स्ट्राइव करते रहे कि हम अपने आप को बेटर कैसे बना सकते हैं. कई बार हम इम्पल्सिवली रिएक्ट कर देते हैं अपने छोटी छोटी चीजों को जो हमारे बच्चे करते हैं. And as our guest said, we have to always react very mindfully to every single thing that they do because it can have a big impact on how they grow up to be, you know. So I hope this is also something the audience takes away from the episode, and and many other things as we discussed in the episode. And I hope this episode brings a lot of value to their parenting in general. आई एम श्योर पीयू,
इस एपिसोड से पेरेंटिंग 101 सेशन से जितने टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए ये बहुत वैल्यूएबल होगा हमारी ऑडियंस के लिए। सो गाइस, हमेशा की तरह हमारे विचार वाइब्स के पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और विचार चीट सेशन पे अपने कमेंट्स और फीडबैक देना भी। मिलते हैं अगली बार वापस। बाय बाय। Like, share and subscribe to our channel Vichar Vibes.